अभी हमने जब बात की है, जो मैंने कल के वाक़े की बात की है कि एक वालिद की डेथ हो गई, और तो हो सकता है कि घर का इकलौता सरबराह हो जिसके सर पे ये सारा घर चल रहा हो। होता ये है कि इन मामलात से सरफ नज़र उनको हमारी रग का पता चल चुका है, हमारी से मुराद है अवाम का, कि ये चंद दिन में आनी जानी बात हो जानी है। जिनका घर का नुकसान हुआ होगा उनके दुख पे मरहम वक्त ने रख देना है। बात आई गई हो जानी है। ये मुआशरा और ये मामलात और ये सब कुछ इसी डगर पे चलता रहना है। पहले तो वो ये तो डिमांडें कर लें कि महंगाई हो गई है तो हमारी तनख्वाहों में इतने % इजाफा कर दिया जाए। ये कल के मुतालबात आने शुरू भी हो गए अखबारात के अंदर। अच्छा, इस पे मुझे एक बात की हैरानगी होती है कि जो तनख्वाहों में इजाफा करने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि मैंने 6% या 32% या 25% इजाफा कर दिया है गरीब, ताकि वो महंगाई को टैकल कर सके। हम लोगों को इस जहन में ये बात नहीं समझ आई कि वही पैसे आप उस महंगाई को टैकल करने के लिए क्यों नहीं खर्च सकते। वो पैसे कहाँ से फिर आपके पास आ जाते हैं उन तनख्वाहों को देने के लिए या उन चीज़ों का बजट बढ़ाने के लिए। ये उसी तरह से ही है कि महीने बाद 12,000, 6,000, 8,000 और अब सुनने में आया कि 2,000 दिया करेंगे पर ख़ानदान को अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। वो अशियाए ज़रूरिया ही सस्ती कर दें। आप इस तरह से जो लाइनों में और वो जो कार्ड छपवाएंगे और उन कार्डों पे भी खर्चा होगा, और माशाल्लाह 22 करोड़ अवाम है और 18 करोड़ जो हैं वो इसमें गरीब हैं या 15 करोड़ गरीब हैं, तो उनके लिए जो आपने कार्ड इशू करवाना है वो उस कार्ड के ऊपर प्रिंटिंग का कोई कॉस्ट नहीं आनी। अगर कोई कॉस्ट मैनेजमेंट वाला बंदा आपके पास बैठता है, मैं तो हैरान हूँ वो किस तरह के आपको मशवरे देते हैं। वो जो कार्ड आपने छाप के देना है, कोई भी कार्ड है, उसके ऊपर कॉस्ट नहीं आनी। ये खखे लल्ले, ये नखरे, ये ना किसी अक्लमंद मुल्कों के अंदर तो चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पे तो आपने पिछले दिनों ऐलान किया कि मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल का कार्ड बना के देंगे, तो वो उस कार्ड पे ना उनको पेट्रोल सस्ता मिला करेगा, सब्सिडाइज। आपको नहीं पता कि यहाँ पे अमीर भी बंदा ऐसा है कि उसने बनवा लेना है मोटरसाइकिल वाला कार्ड, कि मैं 3 कार्ड मैं बनवा लेना मैं अपने मुलाजमा के नाम ते, उतों मैं वो पवाई जाया करूँ। आपको नहीं पता, यहाँ पे वट पे तो कारीगर बैठा हुआ है। लेकिन क्योंकि आपका ये मुद्दा और मतमा नज़र ही नहीं है आपका कि आपने आवाम को कोई जेन्युइन मसाइल को हल करने की तरफ जाना है। एक दूसरे पे मुकदमात चल रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलोच दी जा रही है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई मार्च की डेट दी जा रही है। मुझे याद है मुल्की हालात के हवाले से कई दफ़ा बात होती है, तो मुझे याद है कि मेरे अल्लाह बख्शे सुसर साहब, मैं 2012 में, क्योंकि हर साल ही समर वेकेशन के अंदर छुट्टियों में जाना होता था नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, तो मैंने जो हमेशा बात करता था ना कि ये मुल्क आज का नहीं है ख़राब, ये पैदाइश वाले दिन से ही ख़राब है। पैदाइश वाले दिन से ही हमें वेंटिलेटर पे रखा गया है, हमें इस तरह से रखा गया है कि ना मरिया चो ना जिया चो। किस तरह से कि मुझे याद है 2012 में ना मैंने जाना हो गिलगित बल्तिस्तान, और तब वो नंगा पर्वत वाला वाक़या हुआ, कोपेमाओं को बेचारों को उनको वहाँ पे मार दिया गया, दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। तो मेरे सुसर साहब अल्लाह उनको गरीक़े रहमत करे, कहने लगे कि बेटा आप ना जाओ वहाँ पे, हालात बड़े ख़राब हैं। मैंने कहा अंकल हालात तो ख़राब मैं देखता आ रहा हूँ बचपन से ही, कि कभी कोई तमाशा है, कभी अफ़गानिस्तान की जंग लग गई है, कभी जगह जगह पे धमाके हो रहे हैं, कभी कुछ है, और जेड़ी गोली लगनी है वो तो घर भी लग जानी है। तो खैर मैं चला गया। हालात इसी तरह ही रहने हैं इस मुल्क के, क्योंकि रग पता चल गई हुई है। उस रग को हम यहाँ पे फट नहीं सकते, यहाँ पे बता नहीं सकते जो असल रग है, जो जिन्होंने हमें इस तरह से रखा हुआ है, उनके हवाले से हम यहाँ पे फट नहीं सकते। दूसरी बात यह है 2012 से हर साल कोई ना कोई मामला, कोई ना कोई बिगाड़, कोई ना कोई बिगाड़। ये पिछले साल का वाक़या है, मेरा
भांजा आया हुआ था यूके से, तो हम लोग गए हैं गलियात, उसकी आप सीरीज़ भी देख रहे हैं, ये चंद माह पहले की बात है। तो एक जी धरने के लिए लोग चले हुए हैं लाहौर से। हम सुबह उठते हैं गलियात निकलने के लिए कि हमने कहा कि हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। एक बंदा बाहर से, मतलब भांजा मेरा आया हुआ है, उसको मैं लेके गया हूँ उधर घुमाने फिराने, छुट्टियाँ लेके बाकायदा अपने कामों से। ये बात सुनाने का मकसद ये है कि मुल्क वहीं का वहीं खड़ा हुआ है और इसको हिलने भी नहीं दिया गया। इसको किसने सुधारना था? जिन्होंने सुधारना था उन्होंने इसको रखा हुआ है। असल उन्होंने वेंटिलेटर पे रखा हुआ है कि इनको इतनी का ऑक्सीजन देते रहें, बस ये साढ़े जोगे ना काम कर दे रहे हैं, ताकि साड़ियाँ जड़ियाँ कोठियाँ और साढ़े जड़े कंटोनमेंट और साड़ियाँ जड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ है ना, वो जिंदा शाद बात रहें। हम लोग सुबह उठे तो उसने ऐसे पर्दा साइड पे किया, तो बाहर देखा तो पुलिस ही पुलिस हो मेट्रो के स्टेशन पे ना, भर गए मेट्रो के स्टेशन और इर्द गिर्द कंटेनर रख होने लगे, और कंटेनरों से फुटपाथों के और जो वो अच्छी अच्छी क्यारियाँ बनाई हुई थी ना आवाम के पैसों से, जहाँ पे लगा हुआ था अच्छे अच्छे दरख्त और ये वो, उनके बेड़े गर्क होने शुरू हो गए। गवर्नमेंट ने रोकना था उस धरने को, जारी बात है। हम लोग बाहर निकले हैरान परेशान। होटल वाला कहता है कि सर जी इत्थे ही रुक जाओ, तुहानू 2 दिन ना रुकना पैना वा, ये हालात ज़रा ख़राब। हम खैर जहाँ पे हमने कहा कि नहीं, हमें जारी बात है कि हमारे पास छुट्टियों का इतना टाइम नहीं था, तो हमने कहा कि भाई हमें कोई रास्ते इस तरह से अंदर खाते से बताओ, गलियों महलों से, कि हम पिंडी से निकल के तो यहाँ हम जीटी मोटरवे पे चढ़ जाएँ, मोटरवे खुली हुई थी, घर वापस चले जाएँ, यहाँ हम जो है वो मरी वाली साइड पे निकल जाएं कि पहाड़ों वाली साइड पे, कि चलो 4-5 दिन उधर हम लोग गुजार लेंगे, तब तक ये मामला वगैरह सेट हो जाएंगे। खैर हम लोग जहाँ पे पिंडी से हमें आधे घंटे पौने घंटे में निकल जाना चाहिए था, हम लोग निकले 4 घंटों के अंदर वहाँ से। अब इस ख्वारी के बाद जो बंदा बाहर से आया हुआ है वो क्या इमेज लेगा, वो क्या यहाँ पे सैर करने आया हुआ है, और वो कहेगा कि इधर क्या भंड इकट्ठे हुए पड़े हैं। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है सिंगापुर के अंदर, उनका हार्ट ऑफ सिटी के अंदर उनकी प्रॉपर्टी है और बहुत बड़े उनका ना ये शिपिंग का कारोबार है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी, उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया के अंदर पुरअमन ममालिक और बहुत अच्छे अच्छे अट्रैक्ट करने वाले ममालिक हैं इन्वेस्टमेंट को, तो मुझे ये बताएं कि फिर इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों करे। उसके लिए कोई माहौल, कोई सेफ्टी, कोई बात, हर दूसरे दिन कोई ना कोई कहता है आ टुकड़ा मैनू दे दिओ, आ टुकड़ा फलाने नाल साडा रला दिओ, आ टुकड़ा साडा हक मारी जांदा, आ फलां करी जांदा। यही तमाशा चल रहा है। वो कहता है ऐसे हालात में कौन इन्वेस्ट करेगा, कौन आपकी वो नौकरियां पैदा करेगा और आपको जॉब्स देगा। वो बंदा फिर दुबई, कतर, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलिपाइन, यूरोपियन ममालिक, मैं कहता होता हूँ कि ये जो अमीर लोगों ने यहाँ पे फैक्ट्री और बेचारे जो यहाँ पे कारोबार, ये तबका कारोबार कर रहा है ना, ये उनका एहसान है आम आवाम पे। अवाम उल्टा, अवाम को पेश किया गया है अमीर आदमी को दुश्मन। जो मतलब यहाँ का भी अमीर आदमी है ना, उसको अवाम का दुश्मन इस तरह से पेश किया गया। फ़र्क है ना, जालिम को तो हम जालिम कहेंगे ही, लेकिन एक आम आदमी है, कारोबारी आदमी है, उसने कारोबार से कमाया है पैसा, वो फैक्ट्री लगाता है, फैक्ट्री की वजह से 4000, 5000, 500, 400, 600 बंदे का रोज़गार लगता है। कहा ये जाता है जी कि अमीर पे टैक्स लगाना है और गरीब नू देना वा, जो कि गरीब को भी नहीं मिला। ये सियासी बात है असल में। अमीर ते टैक्स लावांगे, मतलब अमीर ते असीं जुल्म करन लगे हैं, तो गरीब नू असीं उहदे कोलों उसकी सहूलत गरीब को देंगे। अमीर हराम दे लैके आया पैसे, या अमीर दे कोल कोई उत्तों उतरे, उसने मेहनत की है, उसने फैक्ट्री लगाई है, उसने रोज़गार दिया है। एक छोटी सी मिसाल है, हमारी शॉप है, हम उसको बंद कर देते हैं, हम कहते हैं यार ये सही नहीं चल रहा है, ये वो, या हमारे ऊपर टैक्सीज इतने लग गए हैं, उधर से ब्लैक मेलर्स हजरात भी बहुत सारे हैं। ये अलग मुसीबतें हैं, कोई एक मुसीबत नहीं है। हम दुकान को बंद कर देते हैं, 3 से 4 लड़के जो काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हो गए, तुसी उन्होंने 12,000 दे लोगे महीने बाद, वो 12,000 उसके काम आ जाएगा, वो उसका घर चला लेगा आजकल के महंगाई के दौर में। आप अमीर को सहूलत दें ताकि वो जॉब्स क्रिएट करे,
एम्पोरियम माल या पैकेजेस माल मेरे दोस्त भाई सब लोग जाते हैं, वहीं से ही शॉपिंग भी करी जानी है, उनके मालकान को गालियां भी निकाली जानी है। क्यों गालियां निकालनी है जी? मैंने जितने के गिने मुझे उतनों का पता है। 60 से 70 गार्ड्स एक शिफ्ट के अंदर, इतने से ज़्यादा 100, 200, 300 स्वीपर्स जो माल वालों ने रखे होते हैं। जॉब्स हो गई, बाहर बैरियर पे अलग बंदे खड़े हैं, ठीक है, वॉशरूम्स की सफाई करने वाले अलहदा हैं, फिर सोने पे सुहागा जो अंदर दुकानें हैं जो उन्होंने 3-3, 4-4 लड़के रखे हुए हैं और उनको जॉब्स क्रिएट की हुई हैं, उनको हमारी हुकूमत संभाल लेगी? किस बात का अमीर पे टैक्स लगाना जी? किस बात का अमीर को अनोखा समझना कि अमीर को तंग करो, अमीर पे टैक्स लगाएंगे, गरीब को सहूलत देंगे? और भाई अमीर होगा तो गरीब चल सकेगा। ये इसमें मैं ये खुदा ना खास्ता ये बात मैं सिर्फ उसी एक्शन में कर रहा हूँ जिस एक्शन में हमारे सियासतदानों ने हमें रखा हुआ है। ये उसी पैराए में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने सियासी नारे और शोबदेबाजी चलानी होती है। इसलिए कहा जाता है कि अमीर पे टैक्स लगेगा, अमीरों की चीज़ों पे। इंपोर्टेड गाड़ियों पे इंपोर्ट बंद कर दी गाड़ियों की। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे शोरूम्स हैं। अगर शोरूम वाले को आप तंग करते हैं, शोरूम वाले का कारोबार सही नहीं चलता, उनको गाड़ियाँ नहीं मिलती, या इंपोर्टेड गाड़ियों के ख़रीदार हैं पाकिस्तान के अंदर, लोग लेना चाहते हैं इंपोर्टेड गाड़ियाँ, आपको 500% 400% टैक्स दे के गाड़ी जो 1.25 करोड़ की है वो 5.5 करोड़ की लेता है बंदा, ठीक है। जब वो बिकी, उसकी मिठाई के पैसे उसने दिए शोरूम वाले उनको, लड़कों को। वो लड़का जो वहाँ पे टाकी मार रहा है गाड़ी को, उसकी जॉब क्रिएट हुई कि नहीं? 15,000 से 20,000 25,000 कम से कम उस बंदे को दे रहे हैं शोरूम वाले। जो उसका ऑयल चेंज करता है गाड़ी का, जो गाड़ी की सर्विस करता है, जो गाड़ी को साफ सुथरा रखता है, वो वहाँ पे जॉब कर रहा है कि नहीं? 3 गार्ड हैं एक शोरूम के ऊपर, एक शिफ्ट के अंदर। वो जॉब्स क्रिएट हुई पड़ी हैं कि नहीं? फिर किस लिए तंग करना? अगर वो गाड़ी बाहर से इंपोर्ट कर रहा है तो वो मुफ्त कर रहा है या टैक्स ना दे के कर रहा है, फिर तो चलो उसकी सज़ा बनती है। जब वो इतनी % पे टैक्स दे के इम्पोर्ट कर रहा है ना, तो फिर उसको ये ताना ना दिया जाए कि ये जी अमीरों के आइटम हैं तो इसलिए इनके ऊपर हम टैक्स ज़्यादा लगा रहे हैं ताकि इन टैक्स के साथ हमने गरीब को पा लिया। जब आप अमीर को तंग करोगे तो फिर गरीब भी नहीं रहेगा। इस बात को समझ लें आप। बाकी जितने बाकी के मुद्दे या बाकी की जो चीज़ें हैं उनको ये हुकूमत सीरियस ले रही है, या पहले भी जो गुजरी हैं वो आप लोगों के सामने हैं। फैसला करने वाले आप लोग हैं। अपना अपना गिरेबान हर कोई झांके। अगर हम लोग गलत फैसले कर रहे हैं और किसी जिद्दबाजी में कि मेरा कज़न जो है वो किसी और पार्टी को लाइक करता है, मैं किसी और को करता हूँ, मुझे पता भी है कि मैं जिसको लाइक कर रहा हूँ वो गलत है, उसके बावजूद अगर मैं ढिठाई के साथ उसके साथ लगा हुआ हूँ तो समझ लें, मैंने पहले भी अपनी वीडियो के अंदर कहा था कि हम गद्दार हैं अपने बच्चों के। जितना मुस्तकबिल हमें अच्छा मिला उसी तरह का हम आगे डिलीवर कर देंगे अपने बच्चों को। ये ज़रूर सोचना आप लोग, तकिए पे सर रख के, आँखों पे हाथ रख के ज़रूर सोचना कि हमें जितना अच्छा मुस्तकबिल मिला उसी तरह का ही फिर हम अपने आगे बच्चों को देंगे। जो मेरा मासूम बच्चा है उसको भी मैं उसी तरह का ही मुस्तकबिल दे जाऊंगा। रियासत के साथ हुब्बुल वतनी या मुहिब्बे वतन होना क्या है? मुहिब्बे वतन होना ये है कि जब मैं पैदा हुआ मेरे दूध नान नफ़का का मेरी माँ का ख्याल रखा जाता, मेरी माँ का जो खुराक है वो पूरी होती, मेरी आगे आने वाले साल थे उसके अंदर मेरी पढ़ाई मुझे फ्री मिलती, मेरी किताबें, मेरा यूनिफॉर्म, मेरी हर चीज़ वो मुझे फ्री मिलती। मुझे कोई तगो ना करनी पड़ी होती अपनी फ़ीस को अदा करने के लिए, मुझे कोई तगो ना करनी पड़ती होती अच्छे कॉलेज के अंदर दाखिला लेने के लिए, मुझे कोई तगो ना करनी पड़ती आगे यूनिवर्सिटी के बाद अपनी जॉब को ढूंढने के हवाले से। तो फिर मैं कहता कि रियासत माँ जैसी है। रियासत माँ जैसी तब होती है जब वो बच्चे के 14 माह के अगले
जो कपड़े लत्ते हैं, जो पैम्पर हैं, जो दूध का इंतज़ाम है ना, वो करके डब्बा पैक करके आपके घर पे भेज देती है कि ये जी आपका इंतज़ाम हो गया अगले 14 माह का। ऐसा होता है, ऐसा यूके में हो रहा है, ऐसा डेनमार्क में हो रहा है, ऐसा उन फलाही रियासतों में हो रहा है जिनको गालियाँ दिलाना या देना हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया कि गोरे जड़े है ना वो सब नालों उन्हां नालों बुरी कोई मखलूक नहीं उतरी दुनिया से। वहाँ पे ऐसे हो रहा है और हमारे क्या हो रहा है, वो है गद्दारी। वो है गद्दारी हमारे अपने बच्चों के साथ, उनके मुस्तकबिल के साथ। हमने ये ज़रूर सोचना है। बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैंने लिखे होते हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाह रहा होता हूँ, जो वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह आपसे बात मैं करूँगा भी, लेकिन आप इन बातों पे गौर ज़रूर करें। दिल दुखता है। मैंने उम्र जितनी की गुजारी, आप लोगों की जितनी होगी, किसी की नहीं उम्र हम जान सकते कि वो क्या है। कोई मुझसे बहुत बड़े भी होंगे, बुज़ुर्ग होंगे, बड़े होंगे, कोई मुझसे छोटे मेरे भाई भी होंगे। कहने का मकसद यही है कि अगर अब ना सुधरे तो कब सुधरेंगे, और क्या अब सुधरने का भी वक्त है हमारे पास। इस चीज़ का आपने जवाब ज़रूर देना है। इसी के साथ ही मैं वीडियो को एंड करता हूँ और आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको लाइक करेंगे, इसको ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा नए से नए मुद्दे लेके आएंगे, हम नई से नई बातों को लेके आने की कोशिश करेंगे। और अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत करे जो कल सानेहा हुआ है। ये हमारे बिल्कुल हमसाए में ही है जो ये रोड वाला मामला हुआ है कि कल वो भाई की डेथ हो गई है बंदे की। तो और दुआ ही कर सकते हैं, दुआ के अलावा बाकी ट्राइयाँ पूरी भी कर ली, ज़ोर भी मार के देख लिया, बंदे भी बदल के देख लिए, लेकिन रिज़ल्ट ये निकला कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं। बंदे भी बदल के देख लिए और फिर से दोबारा पुराने भी ला के देख लिए, रिज़ल्ट वही नहीं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई बात नागवार गुजरी हो, कोई किसी बात पे गुस्सा आया हो, कोई बात हो तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करें, उस पर आपसे माजरत ख्वाह हैं। लेकिन मैंने एक बात कही थी कि कुछ लोगों की तबीयत पे ये बातें बहुत बुरी गुजरेंगी, नागवार गुजरेंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक दफ़ा लेट के सुकून से इन बातों को सोचें ज़रूर। अल्लाह।